ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 82वीं कक्षा। सूत्र चल रहा था अचः परस्मिन् पूर्व विधौ। पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में स्थानिवत हो जाता है। अनल विधौ रोक रहा था, इसने उसकी पुनः प्राप्ति कराई। तो दो उदाहरण हमने देखे पीछे। परनिमित्त अजादेश, जैसे कहीं लोप हो तो लोपादेश हो गया। कोई सा भी हो आदेश, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन पर निमित्तक होना चाहिए। हाँ, ये अवश्य कि हमारे सामने अभी जितने उदाहरण आए हैं, दो उदाहरण देखे हमने, तो वो दोनों लोप के ही थे। जैसे पटु में ऊ का लोप हुआ था पर निमित्तक, और अवधीत में वध में जो ध में अ है, इसका भी लोप ही हुआ है। दोनों लोप के उदाहरण है, आगे वाला लोप का नहीं है अभी। तो अगला उदाहरण एक और दिया है इन्होंने, यही बात समझाने के लिए। बहुखट्वकः, ये बहुरी समास का शब्द है। तो बहुरी समास का है तो अर्थ क्या बनेगा इसका कि कोई ऐसा स्थान, देश ले लो आप, गांव ले लो, नगर ले लो, कोई घर ले लो कि जिसमें बहुत सारी खाटें पड़ी हैं। आजकल राजीव गांधी, राजीव कह रहा हूँ, राहुल जो है वो खाट पे दिखा रहे हैं ना, खूब जगह खाट की भी नीति चल पड़ी है। वो जाता है गांव में, खाटों में बैठता है और पंचायत होती है ग्रामवासियों से। तो नए तरह तरह के वो कार्टून एनिमेशन फिल्म बना करके वो दिखाते हैं सब, कि खाट पे बिठा के उसको उठा के घुमा रहे हैं सब में। तो बहुखट्वकः, बहुत सी खाटें हैं जिस स्थान पर। तो अर्थ के अनुसार विग्रह कैसे बनेगा? खट्वा शब्द स्त्रीलिंग का है और बहु शब्द है ये विशेषण, तो बदल जाएगा इसका लिंग फिर। तो बहु शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए बहुवी इस प्रकार से बनेगा। नी का ई करके और यणादेश होकर के बहुवी। अब खट्वा, क्योंकि बहुत सारी खाटें हैं तो बहुवचन लाएंगे खट्वा में। जब खट्वा में है बहुवचन लाएंगे तो बहुवी में भी लाएंगे। तो बहुवी के रूप कैसे लेंगे? नदी के समान। बह्व्यः नद्यः, बह्व्यः खट्वाः यस्मिन् देशे, जिस स्थान पर बहुत सी खाटें पड़ी हुई हैं। अब अलौकिक विग्रह, तो बहुवी जस खट्वा जस, हो गया स्पष्ट। और अनेकम अन्य पदार्थे, बहुरी समास कर दिया। सुप धातु प्रातिपदिकयो हो, पहले कृत अधित समासाश से प्रातिपदिक संज्ञा और सुप धातु प्रातिपदिकयो से दोनों जस हट जाएंगे। क्या वही अनेकम अन्य पदार्थ? हाँ, वही सूत्र लगता है। तो अब शब्द क्या रह गया? बहुवी और खट्वा, ये समास करने के बाद की स्थिति। अब यहां जो समास किया है हमने, इसमें एक बात ध्यान देने की है कि जिस शब्द को, जिस वस्तु को खट्वा शब्द कह रहा है, उसी वस्तु को बहुवी शब्द कह रहा है। खट्वा किसको कह रहा है? खाट को। बहुवी किसको कह रहा है? खाट को। तो दोनों का अधिकरण समान। तो समान अधिकरण जब होता है तो उसमें जो पूर्व शब्द है वो पुल्लिंग के समान बन जाता है। लेकिन वो पूर्व शब्द ऐसा होना चाहिए जो भाषित पुंस्क हो। अब भाषित पुंस्क
इसका अर्थ क्या होता है कि जिसने कभी पुल्लिंग को भी कहा है, भाषितः पुमान ये न, पुमान कहा है जिसने, पुल्लिंग को कहा है जिसने, उसे क्या कहेंगे? भाषित पुंस्क। मूल में जिसका पुंगत्व हो, जैसे ये बहुवी शब्द पुल्लिंग को भी कहता है। कैसे? बहु के रूप में। जब ये बहु था तो बहु पुल्लिंग में चलेगा नहीं चलेगा, और बहुवी स्त्रीलिंग में आ गया। तो ये बहुवी शब्द कैसा है? ये भाषित पुंस्क है। ये ठीक है। ये कैसा है शब्द? क्यों है भाषित पुंस्क? क्योंकि इसने पुल्लिंग को भी कहा है पहले। रंग से नहीं ले सकते। कैसे? कुमार है, कुमार वाली स्त्रीलिंग में कुमारी बनी है, तो उसके भाषित पुंस्क मूल में तो कुमारी। आप क्यों पहुंच गए कुमार में? आप बहु में क्यों नहीं रहते? उदाहरण जब बदलते हैं हम, जबकि ये सिद्ध नहीं हो पा रहा हो तो बहुवी जैसे यहाँ, हाँ, कोई बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उदाहरण बदलने से न्याय दर्शन में आगे आएगा, वो निग्रह स्थान में पहुंचते हैं फिर तुरंत ही। यदि मैं अपने उदाहरण को बदल रहा हूँ, इसका अर्थ है कि मैंने स्वीकार कर लिया है कि मेरा पीछे का पहला उदाहरण ये काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो नहीं, बहु शब्द पुल्लिंग प्रयोग नहीं करते हैं क्या हम? बहु, बहवः मनुष्याः, ये नहीं आ गया पुल्लिंग में प्रयोग? ठीक है। तो भाषित पुंस्कात सूत्र बोला है, स्त्रियाः पुंवत, स्त्रियाः, सूत्र निकाल लो पहले, तब अर्थ हुआ ढंग से। 6:3:33 उत्तर पदे के अधिकार में, स्त्रियाः पुंवत है। स्त्रियाः स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग जो शब्द है, पुंवत पुल्लिंग हो जाता है, उसको पुल्लिंग के समान। कैसा होना चाहिए? कहा भाषित पुंस्कात, जो भाषित पुंस्क हो। और शर्तें क्या हैं? अनूंग, जिससे ऊंग प्रत्यय न किया गया हो। तो ऊंग प्रत्यय तो है नहीं यहाँ पर, ये तो नी का चल रहा है, ई है ना। तो स्त्रियाः पुंवत भाषित पुंस्कात अनूंग समानाधिकरणे, क्योंकि उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है, तो उत्तर पद परे कोई ना कोई होना चाहिए। तो कैसा उत्तर पद हो? कहा समानाधिकरण, अर्थात जो अधिकरण बहुवी का है वही अधिकरण खट्वा का है। अधिकरण समझ में आ रहा है? शब्द का अर्थ, वस्तु, खाट, खाट को ले लो दिमाग में, जो इसका अधिकरण खाट है वही इसका अधिकरण खाट है। तो ये शब्द कैसा हो गया? समान अधिकरण। तो समान अधिकरण उत्तर पद परे रहते, ये हो गया समान अधिकरण शब्द का अर्थ। स्त्रियाः पुंवत भाषित पुंस्कात है। अनूंग, अनूंग में विभक्ति का लोप हो गया है, पंचमी ही मानेंगे वहां भी। समानाधिकरणे, और ये कब करेगा सूत्रकार? ये कहा स्त्रियाम, स्त्रीलिंग में ही करेगा ये। जो समानाधिकरण शब्द परे है ये स्त्रीलिंग का ही होना चाहिए, स्त्रियाम। और साथ में कुछ थोड़े से प्रतिबंध लगा दिए हैं कि अपूर्णी प्रियादिषु, कुछ शब्दों में ये सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। जैसे पीछे था ना अनल विधौ, ऐसे यहां पर थोड़ा सा जोड़ दिया अंश में। जैसे कृत अतिंग, अतिंग जोड़ दिया साथ में, नहीं, ऐसे जोड़ देते हैं जगह जगह कि इतने को छोड़कर, इतने अंश को छोड़कर। ऐसे यहां पर पूर्णी प्रियादि कुछ शब्द हैं, उनको छोड़कर। के द्वारा बना हुआ वो क्या है उसको छोड़ो अभी आप, उसमें नहीं कार्य करेगा ये। तो यहां इस तरह से इस सूत्र ने बहुवी को पुंवत किया। जब बहुवी को पुंवत किया तो पुंवत भाव में बहुवी शब्द किस रूप में आ जाएगा? बहु। सब हट गया, स्त्री प्रत्यय वगैरह सब समाप्त। अब ये बन गया बहु, और आगे खट्वा है ये। अब क्या करना है कि बहुरी समास है, तो बहुरी समास में हम कप प्रत्यय भी कर लेते हैं, विकल्प से होता है। यद्यपि सूत्र कौन सा है?
समासांत के प्रकरण में। समासांत प्रकरण कहाँ होता है? 5वें अध्याय का चौथा पाद तीसरे कॉलम से प्रारंभ हो जाता है और अध्याय के अंत तक जाएगा। तो उसी में तीसरे कॉलम में एक सूत्र है शेषाद विभाषा। मिल गया? शेषाद विभाषा कब प्रत्यय के आगे 5 4 154। आपको देर में मिल पाता है 5 4। और मैंने तीसरा कॉलम बोला तब भी नहीं पकड़ में आ रहा है क्या? तीसरा कॉलम बोल तो दिया था मैंने, बोला था कि नहीं? फिर तो शेषाद विभाषा विकल्प करके कब प्रत्यय हो जाता है। तो यहां भी हमने कब प्रत्यय कर लिया और कब का क्या बचेगा? क। तो ये इधर को आएगा, इधर खट्टवा है बीच में, बहु खट्टवा क। अब अगला कार्य, और अगला कार्य जो होने जा रहा है वही इस सूत्र का विषय बनेगा, ध्यान रखना। अचः प्रश्न पूर्व होगा कि कब प्रत्यय जब परे होता है तो जो आबंत अंग होते हैं उनको विकल्प करके ह्रस्व हो जाता है। ये कैसा है? आप, आबंत, और कब प्रत्यय परे है। तो सूत्र निकालिए 7वें अध्याय के चौथे पाद में, आपह अन्य तरस्याम। प्रारंभ में ही है चौथे पाद के 15 संख्या पर। आपह अन्य तरस्याम। यहाँ ह्रस्व का प्रकरण चल रहा है। ये पहला ही सूत्र है, णौ चंग्युपधाया ह्रस्व। यहां से ह्रस्व चल रहा है। तो आपह अन्य तरस्याम, और यहीं तक चलता है ये ह्रस्व का प्रकरण 1 से लेकर के 15 तक। ये सारे सूत्र ह्रस्व करते हैं। ये 1 से 15 तक। हाँ, मतलब अंतर थोड़ा थोड़ा है इसमें, कहीं कहीं नहीं संबंध जुड़ेगा ह्रस्व का। जहां जुड़ जाएगा वहां पर ह्रस्व को पीछे से ले लेंगे। इसमें अनुवृत्ति ले लो ऊपर से कपि की, न कपि। तो आपह आबंतस्य अंगस्य ह्रस्वो भवति अन्यतरस्याम कपि परतः। तो ये जो कप है इसको मानकर इसको आबंत को ह्रस्व हुआ। आ गया समझ में? ये आ क्या है? अच, और आदेश क्या हुआ? ह्रस्व। तो ह्रस्व क्या है? ये अजादेश। किसको मान के हुआ? कप को। तो पर निमित्तक अजादेश। ये हो गया स्पष्ट? बस इसी पे ध्यान रखना अपना आप। अर्थात ये जो ह्रस्व किया गया है ये अजादेश है, दूसरे को मान के हुआ है। कप नहीं होता तो नहीं होता ये, तो पर निमित्तक ये अजादेश है। तो शब्द बन गया बहु खट्व क, ये बन गया। अब यहां जो कार्य होने जा रहा है आगे, यद्यपि ये कार्य स्वर संबंधी है और स्वर संबंधी समझना थोड़ा कठिन पड़ जाता है छात्रों के लिए, लेकिन यहां स्वर संबंधी कार्य में ही ये सूत्र घटेगा, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। तो स्वर संबंधी कार्य क्या होता है कि छठे अध्याय का जो दूसरा पाद है ये बहुव्रीहि समास का है। मुख्य रूप से बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम, यहां से प्रारंभ हो जाता है ये। और उसी में एक सूत्र है 174 संख्या पर, ये पूरा पाद स्वरों का है। ये स्वर प्रकरण पता है कहां से कहां तक चलता है? प्रथम पाद के छठे अध्याय के प्रथम पाद के 151 संख्या पर देखना क्या है सूत्र, दूसरे कॉलम में। आगे बस यहीं से है, यहां से लेकर के और दूसरे पाद के अंत तक कौन सा सूत्र है अंतिम? दूसरे पाद का ये सारे जितने भी हैं ये स्वर संबंधी सूत्र हैं। दूसरे पाद के अंत तक। हाँ,
और आजकल की जो पठन पाठन की शैली चल रही है, ये बिल्कुल ये छोड़ दी जाते हैं सारे सूत्र, इन्हें कोई नहीं पढ़ता न पढ़ाता है। हाँ, कहते हैं स्वर संबंधी कौमुदियों में भी नहीं है ये, और कौमुदी पढ़ाते हैं लोग आजकल। तो इसी में सूत्र है एक 174 पर, बहोर नैवद उत्तर पद भूमि। ये क्या कहता है, इसको समझो आप पहले कि उत्तर पद, देखो दो पद हैं यहाँ, बहु और खट्व, और अधिकता किसकी बताई जा रही है, बहु की या खट्वा की? आप क्या पूछ रहे, जल्दी पूछो जिससे मैं आगे बढ़ूं। 175 है, चलो 75 होगा। तो उत्तर पद भूमि, उत्तर पद का जहां आधिक्य बताया जा रहा हो, उत्तर पद भूमि, भूमा कहते हैं ना अधिक को, तो ये अधिक है या ये अधिक है, बहुत अधिक है या खट्वा अधिक है? तो उत्तर पद भूमि, उत्तर पद के बहुत्व अभिधेय होने पर, उत्तर पद का बहुत्व अभिधेय होने पर, यानी उत्तर में जो पद आ रहा है उसका जहां आधिक्य बताया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में ये अधिक आज के दृष्टिकोण से नहीं, खाटों की संख्या, मतलब विशेष है, बहुत सारी खाटें हैं, तो इनका आधिक्य बताया जा रहा है, इनकी अधिकता। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो सूत्र ये कहता है कि उस अवस्था में, यानी कि बहु शब्द से उत्तर, बहो हो, उत्तर पद भूमि, नए पद को बाद में बोलना, बहु शब्द से उत्तर, उत्तर पद का आधिक्य यदि बताया जा रहा है तो वहां नए के समान स्वर होता है, नए के समान स्वर होता है। यहां से हमने थोड़ी भूमिका बनाई, एक स्थिति दिखाई कि क्या हम करने जा रहे हैं, और वो बात यहाँ घट रही है या नहीं घट रही है। तो ये सूत्र जो कह रहा है, ये तो अपना कार्य प्रारंभ कर दिया इसने देखा कि हाँ यहाँ तो बहु से उत्तर खट्वा शब्द आ रहा है और खट्वा की अधिकता बताई जा रही है, तो यहाँ पर नए के समान स्वर प्राप्त होने लगा। ठीक है, अब एक सूत्र फिर इसका अपवाद आया। अपवाद इसके पीछे ही, आप इसको देखो क्या है, ह्रस्वान्ते अंत्यात पूर्वम। पहले इसको समझो आप, ह्रस्वान्ते अंत्यात पूर्वम को। ये क्या कहता है कि यदि उत्तर पद ह्रस्व है, ह्रस्वान्ते, ह्रस्वांत के होने पर, ये खट्व ह्रस्व हो चुका है यहाँ पर, नहीं आपो अन्य तरस्याम सूत्र से इसको ह्रस्व कर ही लिया था। तो ह्रस्वान्ते अंत्यात पूर्वम, अर्थात नयवत जो स्वर है, नय के समान। देखो पिछले सूत्र ने क्या कहा था कि नय के समान स्वर होता है, तो नय के समान स्वर होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा कि नय का स्वर कैसा होता है, वहीं जाएंगे हम। तो वो कार्य ये बता रहा है, ह्रस्वान्ते अंत्यात पूर्वम। देखो इसमें पीछे नय है कहीं पर, ह्रस्वान्ते अंत्यात पूर्वम, ठीक है, वहां से नय आ गया और सु की विनवृत्ति आ रही है। यद्यपि यहां नय नहीं है, लेकिन बहोर नयवद उत्तर पद भूमि ने नय के समान स्वर की प्राप्ति यहां कराई है। अब नय के समान जब स्वर की प्राप्ति कराई है तो नय का स्वर कैसा होता है उसकी व्याख्या ये सूत्र कर रहा है कि ह्रस्वान्ते अंत्यात पूर्वम। यदि ह्रस्वांत शब्द आगे आ रहा हो तो नय और सु, इनसे उत्तर, नय सुभ्याम, तृतीय पंचमी का द्विवचन है ये। यदि ह्रस्वांत आगे आ रहा है तो नय और सु, यद्यपि है नहीं नय और सु यहां पर, लेकिन क्योंकि यहां नय के समान स्वर होना है बहु में, तो हम यहां मानेंगे ना थोड़ी देर के लिए कि नय और सु से उत्तर अंत्यात पूर्वम, अंत्य से पूर्व को उदात्त कहता है ये, अंत्य से पूर्व को। फिर देखो बात के लिए की चली थी जो आपने बताया था, नहीं स्वर का प्रकरण बोला है मैंने सारा, उसमें उदात्त अनुदात स्वर सभी आ जाएंगे, सब आ गए, वो जगह जगह बदलते रहेंगे प्रकरण उसमें। तो ये सूत्र ये कहता है कि ह्रस्वान्ते, ह्रस्वांत शब्द यदि है आगे, खट्व ह्रस्वांत हो चुका है, तो नय और सु से उत्तर, यद्यपि बहु है यहाँ पर, तो बहु को आप मानो नय और सु के समान,
बहु को मानो आप नय और सु के समान थोड़ी देर के लिए। तो नय और सु से अगर यहाँ नय और सु होता तो ह्रस्व जो शब्द है खट्व, इसमें अंत से पूर्व को उदात्त होता। अंत क्या है? वा का अ। उससे पूर्व क्या है? कोई कह सकता है उससे पूर्व तो बकार है, लेकिन स्वर किसको होते हैं? स्वर तो स्वर को ही होंगे। तो उससे पूर्व स्वर क्या है? खा का आ। ये व और टा तो ये तो व्यंजन है, इनको तो स्वर होना नहीं है कोई। स्वर के ही धर्म है। हाँ तो वही मैंने बोला है। तो इससे पूर्व जो स्वर है ये खा का आ है, तो इसको उदात्त प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त कर रहे हैं अभी हम। अब यहाँ अड़चने आनी शुरू हो गई कि ये जो आ को अ हुआ है, ये स्थानिवद आदेश, आदेश हो गया स्थानिवद। स्थानिवत हो गया तो ये दीर्घ आकार दिखाई देने लगा। किसको? ह्रस्वांत अंत्यात् पूर्वम को। तो ह्रस्वांत नहीं मिल पाया इसको, ये सूत्र चला गया वापस। अनल विधव ने को कहा कि भाग मत, अभी रुक जा, मैं बैठा हूं तेरी सहायता करने के लिए। इसने कहा कि अल विधि यदि होगी तो स्थानिवत नहीं होता, तू चिंता मत कर, तेरे लिए ह्रस्वकार ही मिलेगा, मैं उसको स्थानिवत नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो यहां उसने कर दिया इसको, उसने कर दिया निषेध स्थानिवत का। जब निषेध कर दिया तो ह्रस्वकार ही दिखाई दिया, वो फिर लगने लगा। कौन? ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम, ये फिर लगने लगा। जब फिर लगने लगा तो अब ये आ गया अचह परस्मिन पूर्वधौ। अब ये क्या कहता है कि पर निमित्तक अजादेश ह्रस्व करना, पूर्व विधि करने में। पूर्व विधि क्या है? उससे पूर्व खा के अ को उदात्त करना, ये पूर्व विधि हो गई। उसको करने में स्थानिवत हो जाता है। ये अनल विधि में कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? अन्त्यात् पूर्वम, अंत्य से पूर्व, पंचमी। ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम। अंत्य क्या है? देखो अंत्य, आप कहोगे अंत्य जो है ये अल में कहाँ आ रहा है? आप शंका कर सकते हैं, अंत्य अल में कहाँ आ रहा है? जैसे मैंने कल कहा था कि नित या णित ये अल थोड़ी होते हैं, वहां तो घट जाएगी बात ये। लेकिन अंत्य अल में आता है या नहीं? नहीं आता। अंत्य, अंत में होने वाला कौन? कोई एक वर्ण, वो अल में नहीं आएगा। तो अंत्य अल ही है ये। लेकिन नित और णित ये अल नहीं है, क्योंकि बड़ा शब्द भी हो सकता है वो, जिसमें अंगा की संज्ञा अणा की संज्ञा हुई है, उसमें बहुत सारे अल हो सकते हैं। लेकिन अंत्य, अंत में होने वाला वो एक ही होगा, वो अल ही तो हुआ। तो अंत्यात् पूर्वम, अल से पूर्व विधि। जैसे वहां भी पूर्व था, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, वहां उपधा संज्ञा कर रहे थे, तो पूर्व शब्द के कारण से पंचमी हो ही जाती है। यहाँ भी पंचमी है, अंत्यात् पूर्वम, ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम, तो पंचमी वाला अल है ये। ठीक है, अब फिर आ जाओ उसी बात पे कि पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि ख के अ को उदात्त करने में स्थानिवत हो गया। स्थानिवत हो गया तो फिर दीर्घ आकार दिखाई देगा, ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम को ह्रस्वान्त मिलेगा ही नहीं, तो फिर नहीं कर पाया वो स्वर। इतना सारा परिश्रम किया फिर भी वो सूत्र टिक नहीं पाया। जैसे कोई बहुत घायल हो जाता है ना, तो डॉक्टर्स जो हैं बहुत परिश्रम करते हैं, उसके रक्त को रोकना चाहते हैं, 3-4 दिन तक जूझते रहे, अंत में क्या खबर आती है? बचा नहीं पाए। तो वही तो स्थिति हुई यहाँ पर। सॉरी बोल दिया गया, तो सूत्र से कह दिया ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम, भाई सॉरी। आप यहाँ पर सॉरी बोलना भी नहीं पड़ता, चेहरे ही बता देता है डॉक्टर। तो बचा नहीं पाए, उसका कार्य नहीं करा पाए, निराश होके चला गया वो। तो अब प्रश्न ये है फिर होगा क्या? भाई स्वर तो करना ही है कोई ना कोई। देखो अभी क्या स्वर प्राप्त हो रहा था? खा के आ को उदात्त। अब एक सामान्य स्वर आएगा, एक सामान्य सूत्र आएगा, और वो सूत्र ये कहता है कि कप जब परे होता है तो उसे पूर्व वाले वर्ण को उदात्त हो जाता है। तो किसको उदात्त होगा? वा के आ को। अब खा के आ को नहीं। तो सूत्र छोटा सूत्र है कपि पूर्वम,
निकाल लो, उसी दूसरे पाद में ही है 172 पर, उसी के ऊपर देख लो आप, ह्रस्वान्त अन्त्यात् पूर्वम। ठीक है, अर्थात कपि पूर्वम का अपवाद था ये। कौन सूत्र? देखो कपि पूर्वम ही लग रहा था पहले, काम उसी का होना था, लेकिन बीच में अड़ंगा डालने वाला आ गया था, और उस अड़ंगा डालने वाले को बीच बीच में ऊर्जा ही मिल रही थी। अच्छा, किसने दी थी ऊर्जा इसको, जरा बताना? अनल विधौ ने। पहले आया कपि पूर्वम, कपि पूर्वम को स्थानीय बदा देश इसने रोक दिया, इसने नहीं, अनल विधौ नहीं, कपि पूर्वम आया कब से पूर्व उदात्त करने के लिए। अब आया स्थानीवत आदेश, के आदेश स्थानीवत हो जाता है, तो कपि पूर्वम तो लगने ही लगा था, लेकिन अनल विधौ ने बहुर्णय इसको ह्रस्वान्त अन्त्यात् पूर्वम को हवा दे दी, है ना। अब वो लगने आया तो उसको अचह परसुन, ये बहुर्णय इसमें नहीं, बहुर्णय तो एक नियम बताया, बहुर्णय वद उत्तर पद भूमि, इसने तो नियम बताया था एक, कि इस प्रकार से नय के समान स्वर होते हैं। अगर उत्तर पद का भूमा उत्तर पद का अधिक यदि बताया जा रहा हो तो, वो तो उसने एक स्थिति बताई थी, ऐसा होता है। अब ऐसा होता है तो हम इन सूत्रों के पास पहुंचे। तो कपि पूर्वम तो एक सामान्य सूत्र है, वो तो अपने उदार हृदय वाला है, चुपचाप बैठा हुआ है। सूत्र में हर्षवंत लगाना जरूरी है। तो इस तरह से जब ये नहीं लग पाया तो कपि पूर्वम ने पूर्व को उदात्त कर दिया, व के अ को। अब क्या होगा आगे? अब तो होगा कि ये उदात्त हो गया, तो उदात्त से पूर्व जो है बाद का जो है अनुदात, पहले सारे अनुदात हो जाएंगे, तो उसको का के स्वरित हो जाएगा, और शेष बा हु ये दोनों अनुदात हो जाएंगे, और ये खा भी अनुदात हो जाएगा, और का आ जो है स्वरित हो जाएगा। बाकी जो नियम है वही चलते हैं सारे, कि एक अच को, पूरे शब्द में से एक अच को हम जब उदात्त या स्वरित कर लेते हैं कभी भी, तो बहुत सरल सूत्र है, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़कर। वो कौन एक? उदात्त या स्वरित, उसको छोड़कर पहले सारे कोई अनुदात होंगे, हाँ। फिर उदात्त के आगे जो है वो स्वरित हो जाता है गुरु। हाँ, लेकिन उदात्त के आगे जो है, जैसे अन्य सारे हो गए अनुदात्त, हाँ। यानी कपि पूर्वम से व के अ को उदात्त हुआ, और अनुदात्तम पदम एक वर्जम से सारे अनुदात्त हो गए, और उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित होता, तो कौन है आप बताइए, कौन है उदात्त से उत्तर अनुदात्त जिसको स्वरित करना है? वाली पंक्तियां समझ नहीं आएगी क्या हुआ। देखो कपि पूर्वम ने व के अ को उदात्त किया, हाँ जी। अब अन्य जितने भी स्वर हैं, क में अ है, ख में अ है, हु में उ है, ब में अ है, हाँ, 4 स्वर और हैं। अच्छा, इनमें कोई स्वर अभी नहीं रखा गया है। कोई स्वर का मतलब इनका धर्म, अच्छा, इनको ना तो हम उदात्त कहेंगे अभी चारों को, न अनुदात्त कहेंगे और न ही स्वरित कहेंगे। अब व्यवस्था करेंगे धीरे धीरे, एक से निबट लिए हम। तो एक सूत्र व्यवस्था करने वाला आता है कि यदि आपने पूरे पद में किसी एक को उदात्त या स्वरित किसी सूत्र से कर लिया है, तो अन्य जितने भी और अच रह गए हैं वो सारे के सारे अनुदात्त हो जाते हैं। तो ब का अ अनुदात्त, हु का उ अनुदात्त, ख का अ अनुदात्त, का अ अनुदात्त। ये सूत्र कौन सा लगा? अनुदात्तम पदम एक वर्जम, जहां से मैंने कहा था कि स्वर का प्रकरण प्रारंभ होता है। ठीक है, 6-1-152 यहां से। अब एक और सूत्र आया 8वें अध्याय के अंत में, उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। वो क्या कहता है कि उदात्त से उत्तर, अंतिम प्रश्न निकालो ना बिल्कुल, जब मैं कह रहा हूं तो अंत में कहा मैंने कहा 8वें अध्याय के अंत में, फिर भी समझ नहीं आया। हाँ, तो उदात्तात, उदात्त से उत्तर, अनुदात्तस्य, अनुदात्त के स्थान में स्वरित हो जाता है। कौन सा था उदात्त इसमें पूरे शब्द में? व में अ, उससे उत्तर क्या है? अनुदात्त, का अ, वो हो गया स्वरित। अब क्या स्थिति बनी? ये अनुदात्त, ये अनुदात्त, ये अनुदात्त, ये उदात्त, ये स्वरित,
बन गया शब्द पूरा। अच्छा गुरु जी, ये उच्चारण की दृष्टि से है ना, क्योंकि ये सारे अनुदात हो जाएंगे, तो इनके बोलने में वाह और का के बोलने में का में दोनों को हाँ, ऐसा होता है। हम जब कोई चीज बोलते हैं तो कहीं ना कहीं तो जोड़ देते ही हैं। अब ये तो हो गए सारे अनुदात, तो यहाँ थोड़ा जोर आएगा, यहाँ फिर थोड़ा अंत में बात खत्म हो रही है, शांत हो जाएंगे थोड़े से। तो बहु खट्व कहा, इनके ब के नीचे रेखा, हु के नीचे रेखा, ख के नीचे रेखा, व पे कोई रेखा नहीं और क के ऊपर रेखा। इस तरह से बनता है ये। अब पूछो क्या रह गया इसमें और। अब यहाँ जो अनल विधौ, कोई प्रश्न कर सकता है कि जब 4 तरह से समास किया था, नहीं पहले वाक्य पूरा कर लूं मैं, कि 4 तरह से समास किया था और हमने जो अचह परसन पूर्वधव के उदाहरण लिए हैं, ये 2 ही प्रकार के आए। एक षष्ठी का आया, पंचमी चली रहा गुरु जी, पंचमी के 2 हो गए थे, एक षष्ठी का आया था मेरे घर में, एक षष्ठी का आया था, यानी कि सप्तमी और तृतीया का नहीं आया कोई। तो कोई आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं, अर्थात वहां पर स्थानीयवत होगा ही नहीं, बस ये है। ये तो स्थानीय द्वारा प्राप्त करा रहा है ना, तो द्वारा प्राप्ति 2 ही स्थलों पे हो पाती है। जी ऐसा नहीं हो सकता हमने उदाहरण नहीं ढूंढ पाए हो, ये भी हो सकता है, हमने उदाहरण ये भी हो सकता है। उदाहरण ना ढूंढ पाया, उदाहरण हो जाएगा तो वहां भी हो सकता है। तो इस तरह से स्थानीय बदादेशो नल विधौ, यहां से जो हमारा प्रकरण प्रारंभ हुआ था, और अचह प्रश्न पूर्वधव में भी वही रहा। लेकिन जैसे पहले स्थानीय बदादेश, इसने कहा कि आदेश स्थानीयवत होता है, अनल विधव ने कहा कि अल विधि में नहीं होता, अचह प्रश्न पूर्वधव ने कहा कि नहीं, अगर पर निमित्तक आदेश है तो पूर्व विधि करने में हो जाएगा स्थानीयवत। अब अगला सूत्र क्या करेगा? पूर्व विधि मतलब अगला सूत्र फिर आ रहा है न, वो फिर कर रहा है निषेध किस बात का? स्थानीयवत का। लेकिन कहाँ करेगा निषेध? वो जहां प्राप्ति होगी। प्राप्ति कौन कराएगा? अचह प्रश्न या स्थानीय बदादेश। तो अब ये अगला सूत्र फिर इसी प्रकार का आएगा, निषेध करने वाला, और उससे आगे फिर द्रव्यचनेची, वो फिर प्राप्ति कराने वाला आएगा। एक प्राप्ति निषेध, लेकिन द्रव्यचनेची एक अलग तरह का सूत्र है। ये जो 3 सूत्र हैं ये कार्यातिदेश करते हैं। ये वस्तु के, उसके शब्द के, वर्ण के स्वरूप को नहीं लाते, केवल उसको मान करके होने वाले कार्य, ये सब ऐसे करते हैं कार्यातिदेश। और दुर्वचनेची ये रूप ही ले आता है वैसा स्थानीयवत करके, यानी हमें लिखना भी पड़ेगा वहां। जैसे हमने यहाँ बहु को नय के समान मान लिया था कि नय और सु से उत्तर जो स्वर होते हैं वो बहु से उत्तर भी हो जाएंगे, लेकिन बहु को लिखा तो बहु ही, यहाँ कोई नय थोड़ी लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर जब वाक्य आ को हम स्थानीयवत करने लगे तो दीर्घ आकार माना ही तो था, लिखेंगे नहीं वहां पर, लिखेंगे नहीं, लेकिन द्विवचनेची में लिखना भी होता है, उसे कहते हैं रूपातिदेश। तो अभी 2 सूत्र हमने समझ लिए हैं, 2 और रह गए हैं। न पदांत द्विवचन के उदाहरण अनेक हैं, इसको अब देखेंगे आगे। अभी इसमें कुछ और पूछना है पूछ लो थोड़ा सा, फिर या कुछ भूमिका बना देते हैं अगले सूत्र की, फिर नहीं तो क्या उसकी प्राप्ति हो गया? फिर बोलिए एक बार। ये ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वम लगने लगा, ठीक है आगे। जो ह्रस्वान्ते अंत्यात् जो ह्रस्व किया था उसको कपि कपि में उससे आपो नद्रश्याम से आपने हर्ष किया, वह था वकार के वकार हो गया, उसके जब स्थानीयवत कर दिया, स्थानीय अनल विधि ने उसको रोक दिया। अनल विधि जब रोक दिया तो उसमें फिर बकार ही दिखाई दिया। तो बकार दिखाई देने के बाद हर्ष अंत्यात् पूर्व, तो क्या वो सूत्र वो घट जाएगा? हाँ, जब घट गया तो बाद में फिर कपि पूर्व से वकार काकार का ह्रस्व किया, 2 स्वर दिखाई दिए। नहीं, सूत्र लगने लगा वो आप ये कहो ना, जब अनल विधौ ने निषेध कर दिया कि स्थानीयवत नहीं होगा तो ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वम सूत्र लगने लगा। फिर आगे बोलो। अब उसके बाद में आप इसको भूल गए, फिर अचा प्रश्न पूर्वधव को, इसको आपने बिल्कुल छोड़ दिया। फिर
इसने फिर कर दिया स्थानीयवत। अच्छा, अचः परस्मै पूर्व विधौ परिणमित आजादेश पूर्व विधि कर्तव्य स्थानीयवत भवति। फिर आकार दिखाई दी तो हर्षवंत अंत हर्ष तो ना रहने का वो उसे फिर नहीं लग पाएगा वो, तब लगेगा कपि पूर्वम। बाद में कपि पूर्व लगा। कपि पूर्वम तो एक जो है उदार हृदय का है ना, वो कहेगा भाई सारे झगड़े निपटा लो पहले अपने, उसके बाद मैं अपना कार्य करूंगा। अच्छा गुरु जी, ये हम जब कपि पूर्वम लगाएंगे तो हम इन दोनों को ना लगा करके केवल कपि पूर्वम लगा करके नहीं, ऐसा होता है उत्सर्ग सूत्र जब भी लगाते हैं तो अपवाद को ध्यान में रख करके। हम जब कहीं की यात्रा करते हैं तो यात्रा में क्या क्या आपको भूख भी लगेगी, आपको प्यास भी लगेगी, थोड़ा भोजन साथ में रख लिया, थोड़ा पानी साथ में रख लिया, यानी कि जो बाधाएं आती हैं उनकी निवृत्ति करते हुए चलते हैं पहले से ही। ऐसे ही उत्सर्ग सूत्र जब लगाते हैं तो उत्सर्ग सूत्र लगाने में क्या क्या बाधाएं आएंगी, यानी अपवाद कौन कौन से हैं, उनको पहले लाके रख लेते हैं, तब लगाते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ाते आपने हमें समझा दिया। अगर हम किसी को बता रहे हैं, कोई हमें पूछ रहा है, किसी को प्रस्तुति कहीं कर रहे हैं, कहीं परीक्षा वगैरह कहीं, हाँ, तो जिसको अपवादों का नहीं पता है वो लगा देगा कपि पूर्वम, वो लगा देगा कपि पूर्वम। लेकिन उससे अगर कोई प्रश्न कर बैठे बाद में तो उसका उत्तर उसके पास कुछ भी नहीं होगा। हमेशा हमें इनको लगा अपवाद को दिखाते हुए तब लगाना चाहिए, जिससे कि हम दूसरों को उत्तर भी दे पाए ढंग से। यानी कि निर्विवाद हमें कार्य करना है अपना, विवाद की स्थिति रहे ही नहीं। उत्सर्ग है क्या अपवाद है? इसके दो अपवाद, ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्वम अपवाद है ये। इसने कहा कब परे रहते हुए भी यदि ह्रस्वान्त शब्द है तो फिर अंत्यात् पूर्वम उत्सर्ग करके अपवाद लगा। हाँ, कपि पूर्वम जब रोक गया फिर वो उत्सर्ग बाद में। हाँ, कपि पूर्वम ने तो ये कहा था कब परे होता है तो जो भी शब्द है वो अंत उदात्त होता है। ऊपर से आ रहा है अंत उदात्त जो है, अंतः सूत्र है नहीं है, और उदात्त आ रहा है पीछे से, ये सब निवृत्तियां चलती रहती हैं इसमें। तो ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्वम ने कहा कि नहीं, अगर ह्रस्वान्त शब्द है तो फिर अंत्य से पूर्व होगा उदात्त। जब उत्सर्ग सूत्र के अब बाधक ही तो अपवाद सूत्र होते हैं। बाधक का मतलब कुछ क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में बाधक है ना, तो उनकी चर्चा क्यों करें? उत्सर्ग जब लग रहा है, जब अपवाद, तो बाधक कहाँ लगेगा फिर? बाधक जहाँ तो बेकार हो गया फिर वो। नहीं, जहाँ लगाएंगे तो वहीं तो लगा रहे हैं, यहीं तो ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्वम यहीं तो लग रहा था। और तो अपवाद लगने के बाद अपवाद को रोक दिया गया, कभी जाके उत्सर्ग हो गया फिर नहीं, अपवाद को रोक नहीं दिया गया। अपवाद को रोकना ऐसे नहीं बोलेंगे, अपवाद जो लग रहा था उसकी जो शर्तें थी वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए रुका है वो तो मजबूरी में रुका है ना, उसको जबरदस्ती धक्का देके नहीं रोका गया है। उसकी शर्तों को, उसकी जो भूमि है आधार भूमि, उसे खिसका दिया, वो तो गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा अपने आप ही। हाँ, उसकी शर्त ही नहीं पूरी हो पाई। तो ये है एक बार आशा जगी थी। हाँ, अनल विधौ से जो है थोड़ा दीपक टिमटिमाया था। तो ये है। तो अगला सूत्र जो आएगा अब ये फिर पदांत विधि, अभी में समय विधि जोड़ेंगे। अगले सूत्र में जो अंत में विधि शब्द आ रहा है तो द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, वो सब के साथ जुड़ेगा। तो इसमें शब्द कैसे तोड़ेंगे इसके? इसे पदांत विधि, द्विर्वचन विधि, वरे विधि, यलोप विधि, स्वर विधि, सवर्ण विधि, अनुस्वार विधि, दीर्घ विधि, जश विधि और चर विधि, इतनी सारी विधियां हैं। और ये सूत्र ये इस पर फैल पड़ा, अचः प्रश्न पूर्धव पर। अब देखो क्या हुआ, स्थानीय वदादेशः को अनल विधौ ने रोका, अनल विधौ को अचः प्रश्न पूर्धव ने रोका, अचः प्रश्न पूर्धव को न पदांत द्विर्वचन रोकेगा अब ये। और शत्रु का शत्रु कौन होता है? मित्र होता है, चोर चोर मोसे। तो न तो स्थानीय वदादेशः, इसका मित्र कौन है? अचः प्रश्न पूर्धव। और अनल विधौ का मित्र कौन है? न पदांत द्विर्वचन। है ना, क्योंकि अनल विधौ भी कर रहा है निषेध, इसने कहा तू भी कर रहा है निषेध, आजा मेरे खेमे में आजा, दोस्त बन जाएंगे दोनों। इसमें कुछ परिगणन भी कर दिया है, कुछ परिगणन कर तो क्या बात हो गई?
परिगणना में ये बने एक सीमित कर दी, तो क्या बात हो गई? पदांत भी अरे तो बात क्या हो गई उसमें समस्या क्या है? परिगणन तो करना ही होगा। स्थानीयवाद किया था, हाँ, एक व्यापक दृष्टिकोण देखते हुए मान लीजिए। हाँ, फिर और यहाँ फिर उन्होंने तो अगर आप पूरे में रोकोगे तो ये सूत्र बेकार नहीं हो जाएगा बचा प्रश्न पूर्व? फिर करेगा क्या फिर ये? विशेष है आपके सामने थाली रखी गई पूरी भोजन की, और आपको कोई दूसरा व्यक्ति जो है मांग रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको दे दिया आपने, लेकिन सारी थाली आपके आगे से खींच लें हम, तो फिर आप क्या खाओगे? फिर आप तो पूरी भूखे रह जाओगे। तो सारा नहीं खींचते हैं कभी भी। अपवाद सूत्र शत्रु बन करके नहीं आता है, वो एक याचक बन करके आता है। हाँ, थोड़ा भाई हमें दे दे, तेरे पास इतना है। एक तो था शत्रु डाकू, छीनने वाला। अपवाद सूत्र डाकू नहीं होते, लेकिन इस सूत्र में निराश भी ये याचक होते हैं। वो कहते हैं हमें भी थोड़ा सा दे दो। लेकिन ये सूत्र रहेगा ना, हाँ, इस हर्षवंत पूर्वाद ये तो बिल्कुल निराश कर दिया। कहाँ कर दिया निराश? उसको बहुत से स्थल मिलेंगे ऐसे। एक जगह मतलब आज बना भी था, लेकिन उसके फिर निराश नहीं, वो एक स्थल पर हुआ ना, उसको और जगह उसके पता है मैं और जगह अपना काम कर लूंगा, कोई बात नहीं है, मैं कोई मर थोड़ी गया हूँ। इनके सूत्र निरर्थक नहीं हो सकता कभी भी। तो अपवाद सूत्र हमेशा याचना करते हैं कि थोड़ा सा हमें भी दे दो, वो दे देते हैं, वो उदार होते हैं उत्सर्ग सूत्र। उनके पास बहुत सारा, हाँ, उनके पास पता है कि हमारे पास तो है ही शेष, अभी सारा वो भी नहीं देंगे कभी भी। तो ये है इस तरह से। तो ये अगला सूत्र जो है ये अचह परस्मिन पूर्व विधौ का अपवाद है। और द्विर्वचने चाहिए एक अलग प्रकार से, क्योंकि वो तो रूपादेश करेगा, तो उसका फिर देखेंगे आगे। अब इसको यहीं रोकते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ